वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो संविधानवाद में सबसे पहले पढ़ेंगे संविधानवाद का अर्थ, यानी कि संविधानवाद क्या होता है। उसके बाद में संविधान व संविधानवाद में अंतर, और उसके बाद में पढ़ेंगे संविधानवाद के लक्षण। तो इस वीडियो में केवल हम ये 3 बातें ही पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें एक टॉपिक और बचता है कि संविधानवाद के प्रकार, उसके लिए एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधानवाद का अर्थ या इसकी भूमिका। संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ अगर ज़्यादा याद ना रहे तो सिर्फ ये याद रखना है कि संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शक्तियों वाला शासन, यानी कि शासन निरंकुश नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। तो देखो, अगर आप सीधा सीधा याद रखना चाहो तो संविधानवाद का मतलब है सीमित शक्तियों वाला शासन, लेकिन अगर हम वास्तव में इसकी पूरी परिभाषा देखें तो संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान के द्वारा शासन पर नियंत्रण की संस्थागत व्यवस्था की जाए। संस्थागत का मतलब है संस्थाओं के द्वारा शासन पर नियंत्रण रखा जाए। ठीक है, तो संविधानवाद के अंतर्गत सीमित शक्तियों वाला शासन होता है, यानी कि शासन की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। और यह नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? संविधान के द्वारा रखा जाता है। संविधानवाद के अंतर्गत सरकार पर 2 प्रकार की सीमाएं लगाई जाती हैं। कुछ बातों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। तो संविधानवाद क्या होता है कि शासन पर कुछ नियंत्रण होने चाहिए, शासन की शक्तियों पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए, और ये सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके संबंध में शासन शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता है, और दूसरी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं, यानी कि उनसे अलग हट करके शासन या सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो ये तो गया संविधानवाद का अर्थ। अब देखते हैं संविधान और संविधानवाद में अंतर। तो देखो, एक बात पहले ये समझो कि संविधान अलग होता है और संविधानवाद अलग होता है। देखो, सामान्यतः जब हमें संविधानवाद का अर्थ पता न हो तब हम सोचते हैं कि संविधान के अनुसार शासन चलाना ही संविधानवाद होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शक्तियों वाला शासन। ठीक है, तो अब देखते हैं संविधान और संविधानवाद में अंतर। कुछ विचारक मानते हैं कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है और संवैधानिक शासन तथा संविधानवाद में अंतर नहीं किया जा सकता। यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करता है तो यह बात सही भी है। तो कुछ विचारक क्या मानते हैं कि संविधान और संविधानवाद एक ही होते हैं। यदि शासन संविधान पर आधारित है तो संविधानवाद वही है, लेकिन यह बात तभी सही हो सकती है जब संविधान शासन की शक्तियों पर नियंत्रण रखे। यदि संविधान शासन की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रखता है तो संविधान तथा संविधानवाद एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की बजाय
शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है तो ऐसी स्थिति में संविधान और संविधानवाद एक जैसे नहीं रहते। यानी कि संविधान और संविधानवाद एक जैसे तभी तक रहते हैं जब तक संविधान शासक वर्ग की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। यदि संविधान शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है तो संविधान और संविधानवाद अलग अलग हो जाएंगे। संविधान और संविधानवाद सभी परिस्थितियों में एक नहीं होते, उनमें कुछ अंतर होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो अब देखते हैं कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। पहला अंतर है, संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है जबकि संविधान एक संगठन का प्रतीक है। तो संविधानवाद क्या है? एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि शासन को सीमित शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। और जबकि संविधान क्या है? एक संगठन है। संविधान सरकार के संगठन के बारे में बताता है कि सरकार के कौन कौन से अंग होंगे, किस प्रकार कार्य करेंगे। दूसरा अंतर है, संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और आदर्श निहित होते हैं, जबकि संविधानवाद उन सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर शासन की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। तो संविधान में क्या होते हैं? किसी राष्ट्र के विश्वास होते हैं और मूल्य होते हैं, जबकि संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद में ऐसे सिद्धांत होते हैं जो शासन की शक्तियों को नियंत्रण में रखते हैं। तीसरा अंतर है, संविधानवाद में लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में साधनों को प्रधानता दी जाती है। संविधान रूपी साधन के माध्यम से ही संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो संविधानवाद में क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं। और लक्ष्य क्या है? सीमित शासन की स्थापना करना। और संविधान क्या है? एक साधन है किसको प्राप्त करने का? संविधानवाद को प्राप्त करने का। चौथा अंतर है, संविधानवाद आवश्यक रूप से विकास का परिणाम होता है, वहीं वर्तमान समय में संविधान सामान्यतः निर्मित होते हैं। तो संविधानवाद का धीरे धीरे विकास होता है। धीरे धीरे कई वर्षों में यह महसूस किया गया है कि शासन की शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर जो संविधान होता है वह सामान्यतः विकसित नहीं होता बल्कि निर्मित होता है। हालांकि कुछ संविधान ऐसे भी हैं जो विकसित हैं, निर्मित नहीं हैं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। अब देखते हैं संविधानवाद के लक्षण। तो देखो, लक्षण का मतलब है कि सीमित शक्तियों वाले शासन की स्थापना करने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखते हैं लक्षण। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं बताई गई हैं, जैसे कि पाश्चात्य अवधारणा होती है, साम्यवादी अवधारणा होती है और विकासशील देशों का संविधानवाद। ठीक है, तो संविधानवाद की अनेक अवधारणाएं हैं, लेकिन संविधानवाद का विचार मूलतः है पाश्चात्य संविधानवाद पर ही आधारित है। पाश्चात्य यानी कि उदारवादी संविधानवाद। इस दृष्टि से संविधानवाद के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। अब देखते हैं संविधानवाद के कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है संविधान। तो देखो, जैसे कि हमने संविधानवाद के अर्थ में पढ़ा था कि जो शासन है उस पर नियंत्रण की व्यवस्था संविधान में ही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि संविधानवाद के लिए संविधान होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है,
तो अब पहले पॉइंट में देखते हैं। हालांकि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की गारंटी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं है। संविधानवाद शासन की शक्तियों को सीमित करने की संस्थागत व्यवस्था है और यह संस्थागत व्यवस्था संविधान में ही हो सकती है। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या हो गया? संविधान। तो संविधानवाद के लिए संविधान का होना आवश्यक है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही शासन की शक्तियों पर नियंत्रण रखने की संस्थागत व्यवस्था की जाती है। दूसरा लक्षण है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, या फिर इसको बोल सकते हैं लोकतांत्रिक शासन। हमें लोकतंत्र को ही संविधानवाद या संविधानवाद को लोकतंत्र का समरूप मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। साम्राज्यवादी जर्मनी में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन वहाँ संविधानवाद का अस्तित्व था, क्योंकि शासन सत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार होता था, न कि मनमाने तरीके से। दूसरी ओर आज के कुछ तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों में जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें जिस प्रकार से मनमाने रूप में आचरण करती हैं, उसके कारण प्रत्येक लोकतंत्रीय राज्य को संविधानवादी राज्य कह पाना संभव नहीं है। लोकतंत्र और संविधानवाद परस्पर समरूप न होने पर भी लोकतंत्रीय शासन संविधानवाद की पूर्व शर्त है। तो दूसरा लक्षण क्या हो गया कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन या लोकतंत्रीय शासन। तो लोकतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि वहाँ संविधानवाद अवश्य होगा, लेकिन फिर भी संविधानवाद होने के लिए लोकतंत्र का होना आवश्यक है, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार का होना आवश्यक है। तीसरा लक्षण है विधि सम्मत शासन या विधि का शासन। अरस्तु के समय से यह विचार मान्य है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किन्हीं व्यक्तियों को नहीं बल्कि विधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए। शासन विधि सम्मत होना चाहिए और शासन सत्ता पर ऐसे नियंत्रणों की व्यवस्था होनी चाहिए कि शासक वर्ग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके। तो तीसरा लक्षण क्या हो गया कि संविधानवाद के अंतर्गत विधि का शासन होता है, यानी कि संविधानवाद वही संभव है जहां विधि का शासन हो, सरकार मनमाने तरीके से कार्य न करे। अब देखते हैं चौथा लक्षण। चौथा है मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधानवाद के अंतर्गत यह विचार मान्य है कि संविधान में ही नागरिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए, जिससे नागरिकों के अधिकार शासन की दया पर निर्भर न रहें। तो क्या होनी चाहिए? संविधानवाद के अंतर्गत नागरिकों के पास नागरिक अधिकार होने चाहिए और उनका उल्लेख संविधान में होना चाहिए। नागरिक अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर होता है और न्यायपालिका यह कार्य तभी कर सकती है जब वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र हो। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद की एक आवश्यक शर्त है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सके जो मूल अधिकारों का हनन करते हों। तो चौथा लक्षण क्या है कि
संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। और इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि यदि सरकार कोई ऐसे कानून बनाती है या कोई ऐसे कार्य करती है जो संविधान के प्रतिकूल हों, तो न्यायपालिका ऐसे कार्यों या कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उनको रद्द कर सकती है। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। पांचवा लक्षण है शक्ति पृथक्करण व विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र को संविधानवादी शासन का रूप देने के लिए मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो पांचवा लक्षण क्या है? शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण क्या होता है कि शक्तियों का पृथक्करण कर देना, शक्तियों को अलग अलग कर देना। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अगर इन तीनों अंगों की शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाए, इनके कार्यों को अलग अलग कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं शक्ति पृथक्करण। तो संविधानवाद के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक है। शासन की सभी शक्तियां एक ही जगह है केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्तियों का अलग अलग अंगों में विभाजन होना चाहिए। छठा लक्षण है सत्ता में शांतिपूर्ण परिवर्तन की क्षमता। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक बार बल प्रयोग इस कारण होता है कि सत्ता में परिवर्तन की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती। सत्ता में शांतिपूर्वक परिवर्तन तभी संभव है जब निश्चित अवधि पर चुनावों की व्यवस्था हो, एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो और अभिव्यक्ति के साधनों को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। तो छठा लक्षण क्या हो गया कि सत्ता में शांतिपूर्वक परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, समय समय पर चुनाव होते रहने चाहिए, एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए जो चुनावों में भाग लें। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, संविधानवाद का अर्थ और इसके लक्षण। संविधानवाद क्या होता है? सीमित शक्तियों वाला शासन। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।